अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मैं फ्रेडरिक नीचा का एक प्रोग्राम लेके आया था और उस हवाले से यूट्यूब पे उसके अच्छे व्यूज़ मुझे मिले। जिससे आइडिया होता है कि लोग इस फिलोसोफर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि लोग इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और मैं भी कुछ प्लान कर रहा था कि इनके एफोरिज़म्स जो हैं यानी कि जिनके ऊपर इनकी किताब बेस करती है, उसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम्स किए जाएँ। फ्रेडरिक नीचा के ऊपर प्रोग्राम करने से पहले आप अगर फ्रेडरिक नीचा की राइटिंग को समझना चाहते हैं, अगर आप उसकी बुक्स पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो इसके जो मेन बुक्स हैं उसमें है बियॉन्ड गुड एंड इवल, द स्पोक ज़राथुस्ट्रा और इसके अलावा इसकी एक बायोग्राफी है और एंटी क्राइस्ट है और डिफरेंट किस्म की इसकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। तो इस बुक के हवाले से मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि फ्रेडरिक नीचा जो है द स्पोक ज़राथुस्ट्रा में क्या बात बयान करने की कोशिश करता है। तो हमने जब लास्ट टाइम इसके ऊपर प्रोग्राम किया था तो मैंने बात यहाँ तक ख़त्म की थी कि फ्रेडरिक नीचा जो है ज़राथुस्ट्रा के थ्रू अपनी बातें कह रहा है। ज़राथुस्ट्रा एंशिएंट पर्शिया का एक प्रॉफिट था और ये बात करता था लाइट की, यानी कि बिटवीन गुड एंड ईवल की बात करता था, गुड क्या है, ईवल क्या है। और फ्रेडरिक नीचा ने इसको ही यानी कि पिक किया कि मैं इसके थ्रू ही बात कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा जहां पे मैंने बात एंड की थी वो ये समझता था कि ज़राथुस्ट्रा ही वो है जिसने गुड एंड ईवल का जो है कॉन्सेप्ट पेश किया है, लेकिन वो इस जगह पे आके उसने जो है एक तरह से रोक दिया बात को कि इसके आगे क्या करना है। तो स्ट्रगल को समझने वाला बंदा गुड एंड इवल की वो ही था। तो इसलिए फ्रेडरिक नीचा ने जो ज़राथुस्ट्रा है उसको अपना मेन प्रोटोगनिस्ट बनाया और ये किताब लिखी जिसका नाम है द स्पोक ज़राथुस्ट्रा। कि वो ये कहता है कि मॉरल सिस्टम्स की जो फाउंडेशंस हैं वो गुड एंड इवल के ऊपर इसने बेस की हैं और उसमें ये जो तकसीम है यानी कि गुड की और इवल की, उसकी जो फाउंडेशन है वो ज़राथुस्ट्रा बयान करके जा चुका है। इसलिए जो फ्रेडरिक नीचा है ज़राथुस्ट्रा के करैक्टर को पिक करता है और इसमें वो ये कहता है कि इस डिवाइड ने ये फ्रेडरिक नीचा का ख्याल है कि इस डिवाइड की वजह से ह्यूमन क्रिएटिविटी के ऊपर एक थोड़ा सा कदगन आ गई है। ये फ्रेडरिक नीचा का ख्याल है और कहता है कि चूंकि ये सारा कुछ इसके इस फॉर्मूला से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके करेक्टर के थ्रू ही आगे लेके चीज़ों को चलें और बात को बयान करें। फ्रेडरिक नीचा जो है क्रिश्चियनिटी को बहुत क्रिटिसाइज करता है और वो ये कहता है कि ये बात है जर्मनी की, जिस ज़माने में जर्मनी के यूथ के साथ हम कलाम था फ्रेडरिक नीचा, तो वो ये समझता था कि फ्रेडरिक जो यूथ है उस ज़माने का, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ी सी ज़रूरत है कि वो अप उसको किया जाए, क्योंकि वो समझता था कि यूथ नीचे चली गई है और स्ट्रगल के ऊपर इतना बिलीव नहीं कर रही और ये उसको समझता था कि मैं अपनी फिलॉसफी के थ्रू इसको मैं आगे लेके जाऊं। तो हम ये बात यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि फ्रेडरिक नीचा के ऊपर जब क्रिटिसिज्म होती है तो ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि फ्रेडरिक नीचा ने ये सब बातें क्यों की। फ्रेडरिक नीचा ने ये सारी बातें इसलिए की कि एनलाइटनमेंट का दौरा था जो कि 18th सेंचुरी से कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था। अव्वल तो इसकी जो फाउंडेशंस थी वो गैलीलियो के थ्रू ज़माने में ही पड़ गई थी, बाद में फिर डेकार्ट आए, फिर स्पिनोज़ा आया और जब इस तरह ये सारे जो रैशनलिस्ट आए थे, इन्होंने जब बात की, सवाल पूछे, इन सब का मकसद ये था कि किसी तरह आप के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाएं ताकि हमें मज़ीद आगे जाने का रास्ता मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैशनलिज्म की बात करते हैं तो डेकार्ट के ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम एक कर चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। डेकार्ट जो था उसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि ऐसे किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करो, वो कहता था डाउट करो। इसका मेथड ऑफ डाउट जिसके ऊपर मैंने तफसील से बात की है इसने बताया था और प्लस इसकी एक बड़ी मशहूर लाइन है कोगिटो एगोसम आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसमें ये कहता है कि मैं सोचता हूँ। ये बात हतमी तौर पे तय है कि जो सोचने वाला है वो मैं ही हूँ, वो मेरा माइंड है
जो मेरी बॉडी है वो यूनिवर्स के साथ अटैच हुई हुई है, जबकि मेरा जो माइंड है वो सोचता है। तो उसने डुअलिज्म का फैक्टर प्लेस किया, जैसा कि प्लेटो ने एक ज़माने में किया था। और वो ये कहता था कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये हम अपनी सेंसेस के थ्रू देख रहे हैं, जबकि हमारा माइंड जो है उसको डाउट करना चाहिए हर चीज़ पे, और उसको किसी भी नतीजे पे तभी पहुंचना चाहिए जब उसके पास कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आ जाए। जब कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, उसकी क्यूरियोसिटी के आंसर्स उसको मिल जाएंगे, तब आप कह सकेंगे कि ये चीज़ रियलिटी में ऐसे ही है। और वो ये कहता था कि गॉड है जो इस पूरी यूनिवर्स को मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से माइंड एंड बॉडी का कॉन्सेप्ट पेश किया डेकार्ट ने कि माइंड जो है उसकी एक्सटेंशन थॉट्स हैं, और बॉडी की एक्सटेंशन जो है बॉडी एक्सटेंड होती है, आगे चलती जाती है, और ये एट्रीब्यूट्स इंसान के साथ हैं। और इसी तरह गॉड है जो कि यूनिवर्स को जिसने जो कि चला रहा है मैकेनिकली। इसी तरह जब आगे आप चलते गए उसके बाद स्पिनोजा आ जाते हैं। स्पिनोजा डिकार्ट से बड़ा मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने जो बात भी की डिकार्ट के अगेंस्ट की जाके। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारी जो यूनिवर्स है ये बेसिकली एक ही हिस्सा है, जो कि चीज़ आगे जाके पैंथेइज्म की फाउंडेशन बनी। पैंथेइज्म में हाँ वो यही कहते हैं कि नेचर इज़ डिवाइन, डिवाइन इज़ नेचर, वन इज़ ऑल एंड ऑल इज़ वन। वो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सब्सटेंस, आप वैसे मैं स्पिनोजा के ऊपर एक सेपरेट सा प्रोग्राम करूंगा, लेकिन ये मैं आपको हल्का सा ब्रीफ देना चाह रहा हूँ कि सब्सटेंस है, सब्सटेंस के आगे दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक आपका माइंड है, दूसरे आपका बॉडी है, और इसी तरीके से आगे आप चलते जाएं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये टेबल है, ये वॉच है, ये थर्मस है, और ये सब कुछ है, ये जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिवर्स के, यानी यूनिवर्स के एट्रीब्यूट्स हैं। तो स्पिनोजा का जो था वो ये कहता था कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है माइंड और बॉडी के थ्रू, और आगे एट्रीब्यूट्स हैं इसके जो सारे चलते चले जा रहे हैं, और इसी तरीके से यूनिवर्स जो है काम कर रही है, जिसको ये पैंथेइज्म कहते थे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा तारुफ इसलिए दे रहा था कि यही वो लोग थे जिन्होंने सवाल उठाए, सवाल उठाने की वजह से जहनों में तजस्सुस पैदा हुआ और एनलाइटनमेंट पीरियड आया। तो जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया तो साफ सी बात है कि फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह भी सामने आया, और बहुत सी चीज़ें जो है होती चली गई, और इंसान जो है तरक्की करता चला गया। और ये एनलाइटनमेंट के पीरियड में फिर बाद में रूसो आया, कांट आया। ये बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने सवाल उठाए, और इनके सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान तरक्की की मंजिल तय करता गया। और आप देखें फिर यूरोप और अमेरिका ने कितनी तरक्की की। तो इसी दौरान जब ये सारा एनलाइटनमेंट का पीरियड चल रहा था, तो डार्विन की थ्योरी भी आ जाती है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ जाती है, जिसमें वो डार्विन बोलता है कि हर चीज़ जो है इवॉल्व हुई है, इवॉल्व होके यहाँ तक पहुंची। ऑल्दो डार्विन ये नहीं बताता कि सिंगल सेल बजाते खुद कहाँ से आया, बिग बैंग बताने वाले ये नहीं बताते बिग बैंग हुआ कैसे था, उससे पहले क्या था। यानी कि ये स्टार्ट लेते हैं किसी न किसी पॉइंट से, पॉइंट से पहले क्या था उससे उसका ये जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम इनकी बात को ही सामने लेके चलें और जिस चीज के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब एनलाइटनमेंट आई और साइंटिफिक रीजनिंग सामने आनी शुरू हुई, तो फिर लाजमी बात है लोगों के अंदर सवाल पैदा हुए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किधर से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेडरिक नीचा ने ये महसूस किया कि चूंकि एक एम्प्टीनेस पैदा हो रही है, लोग चूंकि साइंटिफिक रीजनिंग हर चीज़ की जगह ले रही है, तो कहीं ना कहीं जाके लोगों की जो मोरालिटी है वो हर्ट होगी। कहीं ना कहीं रिलीजन जो है, जो लोगों को एक रीजनिंग देता है चीज़ों की, ऐसा ना हो कि वहाँ एक वॉइड पैदा हो जाए। तो वो ये कह रहा था कि चूंकि इस चीज़ का जवाब नहीं दे सक रही क्रिश्चियनिटी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है अपना वैल्यू सिस्टम खुद डिज़ाइन करे। उसमें उसने जब वैल्यू सिस्टम डिज़ाइन किया, उसमें वो ये कहता था कि इंसान अपने आप को खोजे, तलाश करे। जब वैल्यू सिस्टम वो डिफ़ाइन किया उसने, उसमें उसने बताया कि इंसान तरक्की कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो ये जो किताब है बेसिकली जो वो वॉइड क्रिएट हो रहा था साइंटिफिक थॉट की वजह से, कि एक फ्रेडरिक नीचा भी ये डरता था इस चीज़ से कि ऐसा ना हो कि नाइलिज्म आ जाए। नाइलिज्म का मतलब ये होता है कि नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। तो वो ये कहता था कहीं ऐसा ना हो कि लोग रीजनिंग जब ढूंढने जाएं, उनको एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड की वो बात समझने की कोशिश करें तो उनको कोई जवाब ना दे सके, क्योंकि एवोल्यूशन की थ्योरी आ चुकी हुई थी, हर चीज़ की रीजनिंग मिल रही थी। तो वो बहुत बड़े थिंकर और फिलोसफर ये सोच रहे थे कि अब लोगों को हम किस चीज़ का क्या जवाब देंगे। तो ऐसे ही वक्त जो फ्रेडरिक नीचा है
वो एज अ थिंकर कह लीजिए, एज अ इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, एज अ फिलोसोफर सामने आते हैं और ये अपनी पूरी एक किताब पेश करते हैं। तो अब हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि जब ज़रतुस्त्रा जो है वो पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एलिगरी ऑफ प्लेटो के थ्रू बताया था, केव स्टोरी, कि ज़रतुस्त्रा को भी वही सब कुछ हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने फ्रेडरिक नीचा को समझना है तो आपको ग्रीक लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आपको सोक्रेटस, प्लेटो सारे पढ़ने पड़ेंगे। आपको तभी समझ आएगा कि फ्रेडरिक नीचा क्या कहता है। क्योंकि फ्रेडरिक नीचा यूँ समझ लीजिए कि ज़रतुस्त्रा की ज़ुबान में ग्रीक मिथोलॉजी को भी लेके चल रहा है। डियोनिसस है, जिस तरह अपोलो है, ये जो उनकी डेइटीज थी, और उनकी पावर की और स्ट्रगल की बात करता है। तो वो इंसान को एक लेवल अप देखना चाहता था, क्योंकि वो महसूस करता था कि जो जर्मनी की यूथ है वो नीचे जा रही है। तो उनको नीचे जाने से बचाने के लिए फ्रेडरिक नीचा उनको एक वैल्यू सिस्टम देना चाहता था, कि चूंकि क्रिश्चियनिटी आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकेगी, आपको वो आंसर्स नहीं प्रोवाइड कर सकेंगी जो कि इस माहौल में पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि साइंटिफिक रीजनिंग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है। अब अगर लोग किसी चीज़ का जवाब लेना चाहेंगे तो उनको वो जवाब कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली प्रीस्ट नहीं दे सके। लेकिन फ्रेडरिक नीचा शायद ये बात नहीं जानते थे कि उनकी सब चीज़ों के बावजूद क्रिश्चियनिटी जो थी वो फ्लरिश करती रही, वो वहाँ पे चलती रही। चर्च आज भी कायम है, ऑल्दो बाद में प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशंस आई थी और उसके अलावा और भी बहुत सारी तहरीक चली, लेकिन उसके बावजूद जो क्रिश्चियनिटी है वो अपनी जगह पे मौजूद रही। लेकिन फ्रेडरिक नीचा का जो थॉट था और जो उसका इंटेलेक्ट था, उसको आज भी वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उसको प्रेज़ करती है और उसको लोग पढ़ते हैं। तो अब हम इस किताब को, जो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बता चुका हूँ कि जो फ्रेडरिक नीचा है, उसने जब बुक लिखी तो वो किस ज़हनी हालत से गुज़र रहा था और उसके ऊपर क्या चल रहा था और वो कितना इंटेलिजेंट आदमी था, उसको कितनी जल्दी सारा कुछ कह सकते हैं आपके प्रोफ़ेसरशिप उसको ऑफ़र हो गई थी और एनलाइटनमेंट का दौरा था। इमैनुअल कांट और डेकार्ट और स्पिनोज़ा, इससे पहले जो फिलोसोफर्स गुजर चुके थे, इनकी सारों की रीडिंग्स जो थी वो फ्रेडरिक नीचा पढ़ चुके हुए थे और ये समझते थे ये कि इंसान को अब एक नया वैल्यू सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे ये एक इनकी हकायत यहाँ पे बयान की गई है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फ्रेडरिक नीचा ज़रतुस्त्रा के थ्रू जब नीचे आते हैं टाउन में, तो वो वहाँ लोगों से बात करते हैं। यानी कि जब ज़रतुस्त्रा नीचे उतरता है टाउन में, तो वो लोगों से बात करता है कि व्हेन ज़रतुस्त्रा अराइव्ड एट द नियरेस्ट टाउन व्हिच एडजॉइंड द फॉरेस्ट, ही फाउंड मैनी पीपल असेंबल्ड इन द मार्केट प्लेस। वो कहता है मार्केट प्लेस में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो ज़रतुस्त्रा ने सोचा कि मैं अपना जो एड्रेस है वो यहीं पे उनको पेश कर दूँ। तो वो कहता है, यू हैव मेड योर वे फ्रॉम द वॉर्म टू मैन एंड मच विद इन यू इज स्टिल वॉर्म, वंस वर या एप्स एंड इवन येट मैन इज मोर ऑफ एन एप देन एनी ऑफ द एप्स। और द सुपरमैन इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ, लेट योर विल से द सुपरमैन शैल बी द मीनिंग ऑफ अर्थ। I conjure you, my brethren, remain true to the earth and believe not those who speak unto you of super earthly hopes. Prisoners, poisoners are they, whether they know it or not. Despisers of life are they, decaying ones and poisoned ones themselves, of whom the earth is weary, so away with them. Or I teach you the Superman. Man is something that is to be surpassed. What have you done to surpass men? वो यहाँ पे टाउन के लोगों से जो कि वहाँ गैदर हुए हैं उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि तुमने एक बड़ा आदमी बनने के लिए, आम आदमी तो तुम हो, तुम एक मतलब वॉर्म से पैदा हुए हो और फिर आदमी तक आए हो और कुछ एप, बीच में एप पैदा हुए थे, डार्विन की वो रेलिवेंस बता रहा है। तो तुमने एक अच्छा आदमी, मज़ीद अच्छा आदमी बनने के लिए क्या कोई एफर्ट की है? एवोल्यूशन की बात करें ना, जैसे एवोल्यूशन में आप सिंगल सेल से चलते-चलते आगे चलते गए और मैन अभी प्रेज़ेंट फ़ॉर्म के अंदर आ गया है। फ्रेडरिक नीचा भी ज़रतुस्त्रा के ज़रिए टाउन के लोगों से यही पूछ रहा है, क्या आपने सुपरमैन या बेहतर आदमी बनने के लिए अब तक कोई कोशिश की है, या आप अभी तक वही के वही हैं? और आप उन लोगों से मत घबराएँ जो आपको नीचे खींचते हैं, मीकनेस देते हैं, बल्कि आप अपनी सोच को बुलंद करें। ये फ्रेडरिक नीचा लोगों से मुखातिब होके कह रहा है। और इसके बाद ये एक ऐसे टाउन में पहुंचता है जहां पे जो है ना, जब ये बात करके लोगों की तरफ देखता है, ज़रतुस्त्रा हाउएवर लुक्ड एट द पीपल एंड वंडर्ड, देन ही स्पोक, मैन इज अ रोप स्ट्रेच्ड बिटवीन द एनिमल एंड द सुपरमैन, अ रोप ओवर एन अबिस।
a dangerous crossing, a dangerous wayfaring, a dangerous looking back, a dangerous traveling and halting. What is great in man is that he's a bridge and not a goal. तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आदमी की जो सबसे बड़ी खसूसियत है, आदमी मतलब वो जिस टाउन में पहुंचे हैं वहाँ एक आदमी जो है रोप पे चलने की कोशिश कर रहा है, जो एक्रोबैट होता है, और वो अपना बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेडरिक नीचा जो है बेसिकली बताना चाह रहा है कि ये जो रोप है ये एक तरह से लाइफ है, और वो जो सारे लोग खड़े उस पर हंस रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, ये दुनिया का तमाशा है। और वो आदमी जो है उसको सुपरमैन बनना है, और उसके लिए वो उसे कहता है कि आदमी की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो स्ट्रगल करना जानता है, और हमेशा जो है ना आदमी को स्ट्रगल करते रहना चाहिए। बट वट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन एक्सपीरियंस, इट इज़ द आवर ऑफ ग्रेट कंटेम्प्ट। उसके बाद वो आगे ये करता है, द आवर व्हेन वी से व्हाट गुड इज माय पाइटी इज नॉट पाइटी अक्रॉस, हैव यू एवर स्पोकन दस, हैव यू एवर क्राइड दस, आह वुड दैट आई हैड हर्ड यू क्राइंग दस। मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा जो नॉलेज है और मेरी जो चीज़ें हैं सीखने की वो ऐसी ही होनी चाहिए जैसा कि लॉयन की भूख होती है अपने खाने के बारे में। और उसके अलावा जब वो कहता है कि कोई जो चीज़ ओवर गोइंग एंड डाउन गोइंग होती है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिफिकल्टीज पर काबू पाते हैं और चलते जाते हैं। आई लव हिम हु लिव्ड इन ऑर्डर टू नो एंड सीक टू नो इन ऑर्डर दैट द सुपरमैन मे हियर आफ्टर लिव, दस सीक ही हिज ओन डाउन गोइंग। I love those that know not how to live except as downgoers, for they are the overgoers. जो जिंदगी की स्ट्रगल्स को पार कर लेते हैं, डिफिकल्टीज को क्रॉस कर लेते हैं, वही लोग हैं जो ओवरगोर्स होते हैं। मतलब कि ये अपने सुपरमैन का थोड़ा सा नक्शा खींचना चाह रहा है। उसके अलावा when Zarathustra had spoken these words, he again looked at the people and was silent. There they stand, said to his heart, there they laugh, they understand me not, I am not the mouth for their ears. वो ये कहता है कि जिस वक्त मैंने उनकी तरफ ज़रातुस्त्रा ने देखा तो सारे लोग खड़े हंस रहे थे, यानी कि उन्होंने इसकी बात को कुछ सीरियस नहीं लिया। तो आई विल स्पीक ऑन टू देम ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टेबल थिंग दैट हाउएवर इज द लास्ट मैन, एंड दस स्पोक ज़रातुस्त्रा अनटू द पीपल कि आई टेल यू वन मस्ट स्टिल हैव chaos इन वन टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार, आई टेल यू यू हैव स्टिल chaos इन यू। ये इसकी बड़ी एक मशहूर कोटेशन है कि अगर आपने स्टार को बर्थ करनी है तो यू मस्ट हैव chaos इन योर सेल्फ। अलास there come the time when man will no longer give birth to any star. Alas, there come the time of the most despicable man who can no longer despise him himself. वो ये कहता है कि chaos हो, एक आदमी को स्टार को अगर बर्थ देनी है, लेकिन वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, अलास देयर कम द टाइम व्हेन मैन विल नो लॉन्गर गिव बर्थ, कि ऐसे हालात हो जाएंगे कि आप मतलब कि स्टार को बर्थ देने के काबिल नहीं रह जाएंगे। यानी कि वो कह रहा है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा टाइम आएगा कि ये ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी और मज़ीद सितारे प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन, और ज़रातुस्त्रा जब टाउन में पहुंचते हैं वहां तक है। उसके बाद यहां से शुरू हो जाता है ज़रातुस्त्रा के डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस का मतलब है टीचिंग्स, कि व्हाट ही सेड। इसमें जो पहला मैंने सेट किया है इसका एफोरिज्म जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है द थ्री मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें इसने तीन एनिमल्स को यूज़ किया। वो हम आगे जाके देखते हैं कि एनिमल्स को इसने क्यों यूज़ किया है। वो यूज़ करता है कैमल को, लायन को और चाइल्ड को। तो ये एक हार्डली 1 पेज का ये टोटल चैप्टर है, 1 पेज, 3 मेटामॉर्फोसिस। इसमें ये कहता है कि बेसिकली कैमल जो है ना, जिससे ये मिसाल देना चाह रहा है, वो ये कहता है कि 3 मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्पिरिट डू आई डेजिग्नेट टू यू। मतलब वो ये कहता है कि हाउ द स्पिरिट बिकम अ कैमल अ लॉयन एंड द लॉयन एट लास्ट अ चाइल्ड, कि मैं तुम्हें 3 मेटामॉर्फोसिस स्पिरिट को डेजिग्नेट करता हूँ। स्पिरिट से मुराद क्या वो ले रहा है? स्पिरिट एक तो रूह है ना जो जिस्म को खींचती है, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो स्पिरिट से मुराद यहाँ पे ये ले रहा है वो विजडम है, यानी कि जो आपकी अकल है, जो आपको चला रही है। वो कहता है 3 मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्पिरिट, 3 स्पिरिट्स के मेटामॉर्फोसिस मैं आपको डेजिग्नेट कर रहा हूँ कि स्पिरिट कैसे कैमल बन गई, फिर लाइन बनेगी और फिर आखिर में चाइल्ड बनेगी। तो वो ये कहता है कि मैनी हैवी थिंग्स आर देयर फॉर द स्पिरिट, द स्ट्रॉन्ग लोड बियरिंग स्पिरिट इन विच रेवरेंस ट्वेल्थ, फॉर द हैवी एंड द हैवीएस्ट लॉन्गेथ इट्स स्ट्रेंथ। स्पिरिट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लोड उठा सकती है,
और रेवरेंस ड्वेल्स का मतलब है कि ये ओबीडियंट है, मतलब जो आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज चले आ रहे हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं, स्पिरिट उनका बोझ ले रही है, उनको उठाने के काबिल है। फॉर द हैवी एंड द हैवीएस्ट लॉन्गेस्ट इट्स स्ट्रेंथ, जितना मर्जी ये लोड ज्यादा है। व्हाट इज हैवी? सो आस्क द लोड बेयरिंग स्पिरिट, देन नील्थ इट डाउन लाइक द कैमल एंड वांट टू बी वेल लेडन। वो कहता है कि जो स्पिरिट है, यानी जो आपकी अकल है, वो फर्स्ट फेज जब ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं आप किसी एक सुपरमैन के उसमें या उबर मंच में, तो आपकी जब स्पिरिट कन्वर्ट होगी तो वो पहला कैमल का रूप आएगी। कैमल चूंकि डेजर्ट का किंग है, लेकिन वो किंग तो है और मेजेस्टिक है, तो आपकी स्पिरिट भी मेजेस्टिक है। और किंग जो है वो बजाते खुद कैमल है, लेकिन कैमल वो कहता है कि ये बर्डन हुआ है सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर। अब ये थोड़ा सा अपने आप को महसूस कर रहा है कि ये बर्डन हो गया और ये अब चेंज होना चाहता है। तो बेसिकली नीचा जो है ना, यहाँ पे करंट जो सिचुएशन थी जर्मनी में उसको एड्रेस कर रहा है। वो ये कहता था कि जो आपके इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, जो कि मतलब आप कह लीजिए चैलेंजेस हैं, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि ये इट्स लाइक अ कैमल, योर स्पिरिट हैज़ बिकम अ कैमल। तो कहता है कि वो हैवी चीज़ों को उठा के, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो हैवी चीज़ों को उठा सकती है। आगे जाके वो कह रहा है कि व्हाट इज द हैवीएस्ट थिंग? इज इट नॉट दिस टू ह्यूमिलिएट वन सेल्फ इन ऑर्डर टू मोर्टिफाई वंस प्राइड, टू एग्जिबिट वंस फॉली इन ऑर्डर टू मॉक एट वंस विजडम? Or is it this to desert our cause when it celebrate its triumph, to ascend high mountains to tempt the temper? Or is it this to feed on the acorns and grass of knowledge, and for the sake of truth to suffer hunger of soul? Or is it this to be sick and dismiss comforters and make friends of the deaf who never hear thy requests? और इसी तरह आगे चलते हुए ये कहते हैं, all these heaviest things the load bearing spirit take upon itself, and like the camel which when laden hastened into the wilderness, so hastened the spirit into a wilderness. तो वो ये बता रहा है कि जो स्पिरिट है कि बेसिकली नीचा जो है ना, हर्ड मेंटेलिटी को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है कि जो हर्ड मेंटेलिटी होती है, शिपिश मेंटेलिटी, यानी कि स्लेविश, जिसको आप मोरालिटी बोल सकते हैं। वो ये कहता है कि ये जो उस ज़माने की जो क्रिश्चियनिटी, उसको ये एड्रेस कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको नाइलिज्म के हवाले से बताया कि वो बेसिकली लोग उसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे और वो लोगों को मीक बना रही है। मैंने आपको बताया इसने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस किए, ऑल्दो क्रिश्चियनिटी फैलती रही, लेकिन उसने उस ज़माने में बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये लोगों को मीकनेस दे रही है, लोगों को पैसिव बना रही है, और वो पैसिवली जो है ना चीज़ों को फॉलो करते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर क्रिएटिविटी रुक चुकी हुई है, वो एक ही जगह पे रुक गए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी था उनको शॉक दिया जाए, उनको समझाया जाए कि आप अगर इस पैसिवनेस से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्पिरिट को जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने ये 3 मेटामॉर्फोसिस लिखी। 3 मेटामॉर्फोसिस का पहला जो वो दे रहा है आपको सिंबल, वो कैमल दे रहा है कि कैमल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बोझ उठाती है और हैवी चीज़ों को वो मानती है, स्ट्रगल को मानती है। लेकिन क्या वो कहता है कि क्या स्पिरिट जो है अपनी ईगो के लिए आगे कुछ नहीं करना चाहती? क्योंकि ईगो को ओवरकम आप करेंगे ही तो ग्रोथ मुमकिन है। और स्पिरिट जो है एक ऐसी चीज़ है जो नए चैलेंज ढूंढती है। बुनियादी तौर पे कैमल को वो एक स्पिरिट से जो है ना कोरिलेट कर रहा है, उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि स्पिरिट जो है एक कैमल की तरह है, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी को बर्दाश्त करती है, बहुत ज़्यादा बर्डन को बर्दाश्त करती है, और शायद इसीलिए करती है कि ये ग्रो कर सके अपने नेक्स्ट के लिए वो फिर लॉइन का मेटाफोर यूज़ करेगा। तो पहली जो चीज़ है वो तो कैमल बजाते खुद है कि कैमल जब आप का ग्रो करेगा, कैमल आगे जाएगा, वो विल्डरनेस के अंदर जाएगा। विल्डरनेस से क्या मुराद है? विल्डरनेस से मुराद ये है कि वहाँ वो जगह जहाँ पे वो अपनी स्ट्रगल करता है, जहाँ पे उसको देखने वाला कोई नहीं होता, और वो ये महसूस करता है कि वहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में वो सोचेगा, उनको एड्रेस करेगा और निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि आइसोलेशन में ही आप टेस्ट होते हैं, सॉलिट्यूड में ही आपके चैलेंजेस आते हैं, और तभी आप स्ट्रेंथ होंगे। और यही चीज़ वो जो है, आप जब सॉलिट्यूड में जाते हैं, जब अकेले होते हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि कैमल ज़ाहिर है डेजर्ट के अंदर अकेला ट्रैवल करता है, वहाँ उसके पास अकेलापन होता है,
इसी तरह स्पिरिट के बारे में भी ये बात कर रहा है कि ये भी एक कैमल की स्पिरिट है, और ये कैमल चूंकि किंग है एंड यू आर द किंग ऑफ योर स्पिरिट, तो आपको भी आइसोलेट स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मॉरल चीज़ों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपने लॉयन बनना है तो आपको अपनी लिमिट्स के पार जाके सोचना है। आगे जाके वो कहता है बट इन द लोनलीस्ट विल्डरनेस हैपन द सेकंड मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जब आप लोनली होंगे, आप विल्डरनेस में होंगे, जैसे कि कैमल डेजर्ट में मूव कर रहा है, तो वहां पे आपका सेकंड मॉर्फोसिस आएगा, यानी कि विच इज यानी कि आपकी जो स्पिरिट है वो अब ट्रांसफॉर्म होने लगी है लॉइन के अंदर, क्योंकि कैमल जो है बेसिकली वो थक गया है। वो ये कहता है कि ये जो बेसिकली इसको वो कह रहा है कि बेसिकली नीचा ये कह रहा था कि क्रिश्चियनिटी का डिक्लाइन हो रहा है। वो इसलिए कि अब नए साइंटिफिक इन्वेंशंस आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको एनलाइटनमेंट पीरियड का बताया, डेकार्ट हो गया, स्पिनोजा हो गया, इन लोगों ने क्वेश्चंस किए और चीज़ों को समझने की कोशिश की। और डेकार्ट तो कहता था कि अगर ये दरख्त है तो मैं इसको तभी तक मानूंगा जब तक 4-5 लोग मुझे बोल नहीं देंगे ये दरख्त है। इसी तरह मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं खुद देखूंगा, तब मुझे पता लगेगा ख्वाब और हकीकत में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली वो भी क्वेश्चनिंग करके उस मेथड के ज़रिए किसी चीज़ की हकीकत को जानता था। तभी उसने कहा था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचा जो है बेसिकली यही कह रहा था कि ये जो साइंस का राइज हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है कि मीनिंग वॉइड ऑफ मीनिंग, मतलब वॉइडनेस पैदा हो जाए, खालीपन हो जाए, लोगों को समझ ना आए कि वो इस दुनिया की जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ से लेके आए। तो उस चीज़ को बताने के लिए फ्रेडरिक नीचा जो है एक आपको वैल्यू सिस्टम देता है, जिसमें वो ये कहता है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप जो है किसी बेहतर जगह पे पहुंच सकेंगे। तो उसका मकसद यही था कि तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो ये कह रहा है कि जिस वक़्त ये लॉइन बनेगा, बट इन इट्स लास्ट लॉर्ड इट हियर सीक, hostile will it be to him, and to its last god for victory will it struggle with the great dragon. What is the great dragon, which the spirit is no longer inclined to call? You shall is the great dragon called, but the spirit of the lion saith, I will. तो वो कहता है कि जब वो लॉइन में कन्वर्ट होगा कैमल, तो वो अपने आप से क्वेश्चन करेगा, यू शेल लाइज इन पाथ स्पार्कलिंग विद गोल्ड, अ स्केल कवर्ड बीस्ट, एंड ऑन एवरी स्केल ग्लिटर गोल्डन, यू शाल the values of 1,000 years glitter on these scales, and thus speak the mightiest of all dragons, all the values of things glitter on me. वो ये कहता है कि बेसिकली चूंकि वो देख रहा था कि ये जो साइंटिफिक नॉलेज है इसने कल्टीवेट तो कर दिए हैं सीड्स ऑफ डाउट, तो अब अगर लोगों को कोई चीज़ चाहिए हुई, को आंसर चाहिए हुआ, तो क्रिश्चियनिटी तो उनको वो आंसर नहीं दे पाएगी। तो वो ये कह रहा था कि क्रिश्चियनिटी लोगों को वीक बना रही है, वो एक ऐसा उनको पैसिव स्ट्रक्चर दे रही है कि जिसको वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से एनलाइटनमेंट पीरियड आ रहा था, तो फ्रेडरिक नीचा ये सोचता था कि लोगों को एक वैल्यू सिस्टम देना पड़ेगा। अब वैल्यू सिस्टम देने के लिए फ्रेडरिक नीचा ने ये किताब लिखी, जिसमें ये बता रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा ये समझता था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई एक गाल पे कुछ कहे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, जबकि फ्रेडरिक नीचा जो अपनी टीचिंग लेके आ रहा था वो सारी की सारी ग्रेको रोमन उससे लेके आ रहा था। उस उधर वहाँ पे आपको पता है एक मास्टर मोरालिटी चलती थी, एक स्लेव मोरालिटी चलती थी। वो ये समझता था कि जो मास्टर मोरालिटी है, कुछ लोग जो हैं दुनिया में रूल के लिए पैदा हुए हैं, उनको ग्रो करना चाहिए। ये पूरी किताब अपने वो ऊबर मंच से मुखातिब होके कह रहा है। तो वो ये कहता था कि जिस वक्त आपका जो मास्टर मोरालिटी है ये ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो कोई ना कोई चीज़ कंपैशन या प्ली या कोई इस तरह की मर्सी चीज़ जो है ना वो आपको नीचे पुल डाउन करती है, जिसकी वजह से आप डेवलप नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, ये चाहता था कि हम एक ऊबर मंच वैसे क्रिएट करें जैसे कि एथेंस में
और रोमन पीरियड्स के अंदर हुआ करते थे। वो कहता था वो क्या माहौल था जिसके अंदर वो लोग पैदा हो गए थे, तो वही वो माहौल जर्मनी के अंदर यूथ के लिए लाना चाहता था। लेकिन वो ये भी समझता था कि अब जब एक वॉइड क्रिएट हो रहा है साइंटिफिक नॉलेज के आने की वजह से, लोग एम्पेरिकल डाटा की तरफ भाग रहे हैं, रीजनिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो जब वो मोरालिटी से रिलेटेड कोई सवाल करेंगे तो उनको कौन जवाब देगा? तो वो कहता है शायद ये जवाब आपको क्रिश्चियनिटी नहीं दे सके, तो इसीलिए उसने यहाँ पे एक वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जो कि इसके 10 स्पोक ज़रतुस्त्रा, बियॉन्ड गुड एंड ईवल और इन सब चीज़ों के अंदर मिलता है। तो वो आगे जाके कहते हैं कि जब आप अपने आप से ये कैमल कन्वर्ट हो रहा होगा लॉइन के अंदर, तो वहाँ पे वो बड़े सवालात होंगे, बड़ी स्ट्रगल होगी, सब कुछ होगा। लेकिन कहता है कि आपकी जो स्पिरिट है, यानी कि जो आपकी विज़डम है, वो आपको आगे लेके चली जाएगी। अगर आपको कोई ड्रैगन मिलता भी है, बट द स्पिरिट ऑफ द लायन सेथ आई विल। ये बेसिकली फ्रेडरिक नीचा की पावर टू विल जो है ना, इस ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की बात करता है। बेसिकली इससे पहले जो लोग थे वो बात करते थे विल की, लेकिन ये विल टू पावर की बात करता है कि मतलब आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी स्ट्रांग आपकी विल होनी चाहिए कि आप चीज़ों को चेंज करने की सलाहियत रखते हों। तो ये विल के ऊपर बड़ा फोकस करता था। मकसद इसका ये था कि मतलब ये एक आम इंसान को थोड़ा-सा ऊपर उठाना चाहता था, कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों, जैसे आप आजकल देखें कोई रेस हो रही हो, कोई कॉम्पिटिशन हो रहा हो, तो सब कहते हैं बी अ चैंपियन, बी अ मैन, बी अ मैन। वो असल में इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है फ्रेडरिक नीचा। फिर आगे वो चल के कहता है कि ऑल वैल्यूज़ हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड ऑल क्रिएटेड वैल्यूज़ डू आई रिप्रेजेंट, वेरीली देयर शैल बी नो आई विल एनीमोर, दस स्पीक द ड्रैगन। फिर आगे कहता है कि टू क्रिएट न्यू वैल्यूज दैट इवन द लाइन कैन नॉट येट अकम्प्लिश, बट टू क्रिएट इटसेल्फ फ्रीडम फ्रॉम न्यू क्रिएटिंग देन द माइट ऑफ द लाइन डू, to create itself freedom and give a holy nay even unto duty, for that, my brother, there is need of the loin. To assume the right to new values, that is the most formidable assumption for a lord bearing and reverent spirit. Verily, unto such a spirit is praying and the work of a beast of prey, as its holiest it once loved. Or is it forced to find illusion and arbitrariness even in the holiest things, that it may capture freedom from its love? The line is needed for this capture. But tell me, my brethren, what the child can do, which even the lion could not do. Why hath the praying lion still to become a child? Innocence is the child, and forgetfulness a new beginning, a game, a self rolling wheel, a first movement, a holy year. I, for the game of creating, my brethren, there is needed a holy year into life. Its own will now the spirit, his own word win the world's outcast. वो ये कहता है कि लाइन जो है, इंसान को लाइन की तरह जीना चाहिए, बहादुर करेजियस होना चाहिए, अबव द रेस्ट होना चाहिए, जैसे कि वो ग्रेको रोमन के किंग्स और प्रिंसेस की बात करता है। तो वो ये कहता है कि लेकिन एक जगह पे आके लाइन को जो है वो एक बच्चे की तरह बनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली यहाँ पे वो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है कि जब आपकी स्लेट जो है बिल्कुल क्लीन हो जाती है, कैमल से लाइन में कन्वर्ट होते हैं, आपके अंदर ब्रेवरी आ जाती है, अब आपको कुछ नया सीखना है। तो नया आप कैसे सीख सकते हैं? उसका एक ही तरीका हो सकता है कि बट टेल मी माय ब्रदर व्हाट द चाइल्ड कैन डू। यहाँ पे वो उसी बच्चे का ज़िक्र कर रहा है, व्हिच इवन द लायन कुड नॉट डू। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चा कर सकता है लेकिन शेर नहीं कर सकता? व्हाई हैड द प्रेइंग लायन स्टिल टू बिकम अ चाइल्ड? शेर को बच्चा बनने की क्यों ज़रूरत है? वो कहता है उसकी वजह ये है कि इनोसेंस इज़ द चाइल्ड, कि मासूमियत बचपना है, एंड फॉरगेटफुलनेस अ न्यू बिगिनिंग, अ गेम। क्योंकि वो कहता है कि जब कोई शेर बच्चा बनेगा तो फिर ही कोई नई बिगिनिंग शुरू होगी ना, फिर ही वो कहीं ना कहीं से वैल्यू सिस्टम अपना नया अडॉप्ट करेगा, नई बातें सीखेगा, नई चीज़ें सीखेगा। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि पहले एक स्पिरिट जो है वो मेटामॉर्फ होगी कैमल के अंदर। कैमल जो है डेजर्ट के अंदर जाएगा, स्ट्रगल करेगा, आइसोलेशन में सोचेगा, अपने वाइज एंड हाउस के जवाब देगा। फिर क्योंकि वो इसलिए ऐसा करेगा कि कैमल अब अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, और कैमल इसलिए चेंज करना चाह रहा है कि वो अब बर्डनड हो चुका है, उसकी जो स्पिरिट है बहुत ज़्यादा बर्डनड हो गई है। तो मौका आ गया है कि कैमल अब अपने आप को चेंज करने का सोच रहा है। तो जब कैमल अपने आप को चेंज करेगा तो वो लाइन बनेगा। जब वो लाइन बनेगा तो लाइन बनने के बाद उसको चाइल्ड बनने की क्यों ज़रूरत पेश आएगी? तो यहाँ पे वो यही एक खूबसूरत सी लाइन लिख रहा है कि इनोसेंस इज़ द चाइल्ड एंड फॉरगेटफुलनेस, यानी कि मासूमियत, बचपना और भूल जाना, ये वो चीज़ें हैं, अ न्यू बिगिनिंग, अ गेम, अ सेल्फ रोलिंग व्हील, अ फर्स्ट मूवमेंट। कहता है ये वो चीज़ें हैं जो शेर नहीं कर सकता। ठीक है,
नई बिगिनिंग शेर नहीं दे सकता। तो आप शेर तो बन गए कैमल से, लेकिन अब आगे लॉइन से अगला जो मेटामॉर्फस है, यानी कि जो थर्ड मेटामॉर्फोसिस है, वो अब आपका है चाइल्ड का। तो जब लॉइन से आप चाइल्ड में कन्वर्ट होंगे तो फिर आप नई चीज़ें सीखेंगे, नया इल्म हासिल करेंगे। तो वो आगे जब जाएगा तो उसके बाद वो बताएगा कि चाइल्ड के लिए फिर आगे ज़रातुस्त्रा जब निकलेगा, अगले टाउन में जाएगा, तो वो फिर अगले एफॉर्मिज़म्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या कहेगा। तो यहाँ तक वो आखिरी लाइन में कहता है, "Thus spoke Zarathustra, and at that time he abode in the town which is called the Pied Cow." तो कहता है कि ये एक ऐसा टाउन का जिक्र कर रहा है जिसका नाम है द पाइड काउ। तो उसके बाद ये फिर इसके, यानी कि यहाँ पे ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, थ्री मेटामॉर्फोसिस, ये इसका चैप्टर नंबर 1 है, द स्पोक ज़राथुस्त्रा का। इससे पहले इंट्रोडक्शन में आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दे चुका हूँ, आप उसको सुन सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया है कि इसने ज़राथुस्त्रा का करैक्टर क्यों चूज़ किया, और ये भी मैंने आपको बताया कि ये ग्रीक्स को आइडलाइज क्यों किया करता था। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ग्रीक्स ये समझता था कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ईवल्स को फेस किया, और ईवल्स से मुराद क्या है, ऐसी कन्फ्रंटेशंस हैं, ऐसे एरर्स हैं, उनकी जो विशेज़ हैं, उन चीज़ों से वो अबव रेज कर गए थे। तो जब वो रेज कर गए थे तो वहाँ पे एक्सेप्शनल मैन पैदा हुए थे। तो यहाँ पे फ्रेडरिक नीचा भी यही चाहता है कि जर्मनी में भी एक्सेप्शनल मैन पैदा हों। ऑल्दो फ्रेडरिक नीचा बाद में मर गया, और मरने के बाद जो उसने क्रिश्चियनिटी पे तनकीद की थी वो तो अपनी जगह पे रही, लेकिन क्रिश्चियनिटी चलती रही, रिलीजन्स चलते रहे, और सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसने जो कुछ कहा वो किताबों में हमारे सामने मौजूद है, हम उसमें से पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद ये आगे चलते हैं, इसके आगे बहुत सारे एफॉर्मिज़म्स हैं। इसमें ये प्रीस्ट्स के बारे में भी है, द फ्लाइज इन द मार्केट प्लेस है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपसे थ्री मेटामॉर्फोसिस का ही जिक्र करना था। फिर चाइल्ड एंड मैरिज है, और इसके कौन से चैप्टर्स हैं, द बीस्टोइंग वर्च्यू है, द चाइल्ड विद द मिरर है, और ये सब आप देखें 2-2 सफ़ों के इसके जो है ना वो हैं चैप्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं है इसके ये चैप्टर्स। तो इसमें आप पोइट्स के बारे में ये बात करता है, सूथसेयर्स के बारे में बात करता है, रिडेम्पशन की बात करता है, और इसकी हर चैप्टर के अंदर ना कोई चीज़ है। और ये ऐसी लाइंस हैं कि आप इनको तभी समझ सकते हैं अगर आप जो है ना ग्रीक लिटरेचर को आपने पढ़ा हो, ग्रीक कैरेक्टर्स को अगर आपने समझा हो। अगर आपने ग्रीक कैरेक्टर्स को समझा है, रोमन कल्चर को समझा है, हाई सिविलाइजेशन को समझा है, तो आपको ये किताब बड़े आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली फ्रेडरिक नीचा बोल कहाँ से रहा है और क्यों उसको ये सब कुछ लिखना पड़ा। इसको इसलिए सारा कुछ लिखना पड़ा क्योंकि ये महसूस करता था कि उस ज़माने के जो यूथ हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो ज़रूरी था कि इन यूथ को थोड़ा ऊपर उठाया जाए। तो इसका ये मैं आपको इसलिए सारा कुछ बता रहा हूँ कि ये जो किताबें हैं ना, बेसिकली ये आपको बताती हैं कि ये क्या लिख गए हैं इतने बड़े-बड़े लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका बड़ा एक ज़बरदस्त चैप्टर है, जिस पे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम कभी सिटिंग करेंगे, वो है रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर। ये दिस वन इज़ माय फेवरेट एज़ वेल। कहता है, ऑफ ऑल दैट इज़ रिटन, आई लव ओनली व्हाट अ पर्सन हैज़ रिटन विद हिज ब्लड। Write with blood, and you will find that blood is spirit. It is no easy task to understand unfamiliar blood. I hate the reading idlers. He who know the reader do nothing more for the reader. Another century of readers and spirit itself will stink. Everyone being allowed to learn to read, ruin in the long run not only writing but also thinking. Once spirit was God, then it became man, and now it even become populace. He that write in blood and proverbs do not want to be read but learned by heart. In the mountains the shortest way is from peak to peak, but for that route you must have long legs. Proverbs should be peaks, and those spoken to should be big and tall. तो कहता है कि यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में कहता है कि बहुत कुछ लिखा गया होगा, बहुत कुछ पढ़ा गया होगा, लेकिन जो खून से लिखा जाता है, यानी कि जो दिल से लिखा जाता है, वो याद रहता है और वो दिल उसकी तरफ लपकता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। और वो कहता है कि प्रोवर्ब्स की सूरत में बात करता है, कहता है कि रास्ते बहुत लंबे हैं। इन द माउंटेन्स द शॉर्टेस्ट वे इज़ फ्रॉम पीक टू पीक। मतलब अगर आपने ये सफ़र तय करना है, बड़ी स्ट्रगल होगी।
और पीक टू पीक, एक चोटी से दूसरी चोटी तक आप देखें कितना बड़ा फासला होगा। लेकिन वो ये कहता है कि बट फॉर दैट राउट यू मस्ट हैव लॉन्ग लेग्स। तो आपके पास बहुत बड़ी टांगें भी होनी चाहिए ताकि आप उसको कवर कर सकें। तो अब लॉन्ग लेग्स कहाँ से आए? तो वो कहता है कि प्रोवर्ब्स शुड बी पीक्स, यानी कि आप प्रोवर्ब्स यूज करें। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कोटेशन की कि इन केस यू वांट टू बर्थ गिव बर्थ टू अ स्टार यू मस्ट हैव केओस इन योरसेल्फ। इसकी एक बड़ी मशहूर कोटेशन है और भी इसकी बेशुमार कोटेशंस हैं। तो वो ये कहता है कि प्रोवर्ब्स की सूरत में बात करो। यही फ्रेडरिक नीचे की राइटिंग का कमाल है कि ये छोटी छोटी बातों के अंदर ना पूरा पूरा मतलब समझाता है। तो वो ये कहता है कि प्रोवर्ब्स शुड बी पीक्स एंड दोज स्पोकन टू शुड बी बिग एंड टॉल। और जिनसे ये बात किया जाए, यानी कि ये प्रोवर्ब्स जिनको दिए जाएं, वो लोग बिग एंड टॉल होने चाहिए। यानी कि ये अपने उबरमंश से बात कर रहा है। उबरमंश का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ पहले भी, कि उबरमंश बेसिकली सुपरमैन नहीं कहते। उबरमंश से मतलब यही है कि एक ऐसा आदमी जो अबव मैन हो, ओवरमैन हो और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो। और बेसिकली ये उबरमंश जो है ये बेसिकली आपको इसने जो कॉन्सेप्ट है ये सारा ग्रीक कॉन्सेप्ट इसने जो उठाया है। और जो किंग्स हैं, जो रॉयल्स हैं, ये रॉयल्टी की बात करता है कि इसका जो उबरमंश है वो है। और देखा जाए तो जो फ्रेडरिक नीचा का उबरमंश है वो बड़ा कह लें एक सेल्फिश आदमी है, बड़ा एक यानी कि स्टबर्न है और मर्सीलेस है। तो ये इसकी आदमी के अंदर ये क्वालिटी थी जो ये उबरमंश बनाना चाहता है। और ये शायद इसलिए चाहता था कि ये जो एंगर टुवर्ड्स, यानी कि इसकी तरफ सोसाइटी ने जो इसके साथ किया या जो मुश्किलात इसको देखनी पड़ी, शायद उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसकी राइटिंग में नज़र आता है। तो ज़ाहिर है हर जो फ्रेडरिक नीचे है वो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता है। स्पिनोज़ा ने जो देखा, डेकार्ट ने जो देखा, हेगल ने जो देखा, महसूस किया, उसको लिखा, उसको उन्होंने इस कदर आसान बनाया कि अगले समझ सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं। डुअलिज़्म की किसी ने बात की, जैसे प्लेटो है, जैसे डेकार्ट है, जैसे स्पिनोज़ा है। स्पिनोज़ा ने सब्सटेंस की बात की। तो फ्रेडरिक नीचा जो है वो थोड़ा सा ज़मीन की तरफ आपको एसोसिएट करता है। वो कहता है कि ये जो ऊबर मंच है ये थोड़ा सा अबव जाए। ऊबर मंच ही वो चीज़ है जो कि आपका सुपरमैन होगा। और सुपरमैन जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हों, जो कि इस किताब में जिसका उसने तज़किरा किया है। Who among you can at the same time laugh and be exalted? He who climb on the highest mountains, laugh at all tragic plays and tragic realities, courageous, unconcerned, scornful, coercive, so wisdom wishes she's a woman and ever loved only a warrior. कि करेज की वो बात कर रहा है कि करेज क्या है। कि अगर मैं करेज को किसी औरत से कहता है मैं तशबीह दूँ, तो ये कोई ऐसी चीज़ होगी, एंड एवर लव्ड ओनली अ वॉरियर। कि मतलब करेज कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वॉरियर को प्यार करती है। वॉरियर जैसे कि उबरमंश, मतलब ये अपने आदमी की तरफ उसको लेके जा रहा है ना, और करेज को थोड़ी सी एग्जाम्पलीफाई कर रहा है खातून के साथ कि अगर औरत होती करेज तो वो किस चीज़ से इंस्पायर होती। ऑब्वियसली किसी वॉरियर से इंस्पायर होती। जो इसने पढ़ा लिटरेचर में, जो इसने देखा, वो यहाँ पे कह रहा है। You tell me, life is hard to bear, but for what purpose should ye have your pride in the morning and your resignation in the evening? Life is hard to bear, but do not affect to be so delicate. We are all of us fine sumter. What have we in common with the rosebud, which tremble because a drop of dew have fallen upon it? It is true we love life not because we are wont to live, but because we are wont to live. There is always some madness in love, but there is always also some method in madness. And to me also, who appreciate life, the butterflies and soap bubbles, to see these lights, foolish, pretty, lively little spirits flit about that move Zarathustra to tears and songs. यानी कि वो कहता है कि एक मेथड एंड मैडनेस भी है। ये बड़ा मशहूर फ्रेज है, मेथड एंड मैडनेस। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मैंने आपको भी पीछे पढ़ के सुनाई है, मेथड एंड मैडनेस है। नॉट बाय रैथ बट बाय लॉफ्टर डू वी स्ले, कम लेट अस स्ले द स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी। मतलब जो ग्रेविटी जो चीज़ पुल डाउन कर रही है उसको स्ले कर दें। आई लर्न टू वॉक सिंस देन हैव आई लेट माई सेल्फ रन। I learned to fly. Since then, I do not need pushing in order to move from a spot. Now am I light. Now do I fly. Now do I see myself under myself. Now there dance a God in me. Thus spoke Zarathustra.
तो ये जो है इस तरह ये आगे चलता है और फिर उसके बाद ये चैप्टर बाय चैप्टर जो कि हार्डली एक एक दो दो सफ़ों के चैप्टर्स हैं, ये चलता जाएगा, बल्कि आखिर में जो है ये प्रीस्ट्स के ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर हम छोटा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। एंड वन डे ज़रतुस्त्रा मेड अ साइन टू हिज डिसिपल्स एंड स्पोक दीज वर्ड्स अनटू देम, कि ज़रतुस्त्रा जो है अपने डिसिपल से बात कर रहा है। ये 26 चैप्टर है, इसका नाम है द प्रीस्ट्स। तो ये कहता है कि हेयर आर प्रीस्ट बट ऑल्दो दे आर माइन एनिमीज पास देम क्वाइटली एंड विद स्लीपिंग स्वॉर्ड्स, कि मतलब प्रीस्ट को कुछ मत कहो, यहाँ से पास कर जाओ। कहता है कि इनको कुछ मत कहो, बस इनके करीब से गुजर के तुम आगे जाओ। ओह, जस्ट लुक एट दोज tabernacles which those priests have built themselves. They call their sweet smelling caves. Oh, that falsified light, that mustified air, where the soul may not fly aloft to its height. Who created for themselves such caves and penitence stairs? कि इन्होंने अपने लिए ऐसे caves बना लिए हैं, ऐसे cages बना लिए हैं जिससे ये आगे नहीं जा सकते। ज़ाहिर है ये उनकी रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है कि इनकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं और सबमिशन में ये जीना आपको सिखा रहे हैं। तो ही थिंक्स दैट दे आर सफरिंग सो दे वांट टू मेक अदर्स सफ़र टू, कि वो ख्याल करता है कि चूँकि ये सफ़र कर चुके हुए हैं या कर रहे हैं तो ये चाहते हैं दूसरे भी सफ़र करें। तो नीचा कहता है कि इनको हार्म नहीं करो, क्योंकि एज दे आर सफरिंग बट ही अपोजेस देयर व्हाट दे थिंक। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं ये आगे चलती जाती हैं और इट इज़ आगे वो कहते हैं नॉट दोज हु सॉट टू कंसील देमसेल्व्स एंड वर अशेम्ड अंडर द क्लियर स्काई, कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो। और उसके बाद आगे जाके इसी किताब के अंदर चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब एक एक पैराग्राफ के, इफ़ यू कैन सी, दो दो पैराग्राफ के हो जाते हैं। तो इनके ऊपर भी प्रोग्राम मैं करूँगा। और बहरहाल ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है किताब, और इसकी बाकी किताबें भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आपको इस किताब को पढ़ने से पहले ग्रीक पढ़ना पड़ेगा। तभी आपको समझ आएगा कि ये ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक ड्रामा, ग्रीक हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। फ़िलासफ़र्स के बारे में थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि फ्रेडरिक नीचा क्या कहना चाहता था। क्रिटिसिज़्म इस पे जायज़ है, क्योंकि इसने रिलिजन को भी क्रिटिसाइज़ किया था, इसने उस ज़माने के बिलीफ्स को भी क्रिटिसाइज़ किया था। वो चीज़ें तो अपनी जगह कायम रहीं। फ्रेडरिक नीचा इज़ नो मोर। तो बहरहाल इन कौमों ने इनको पढ़ा, आगे निकले, सवाल किया, सब कुछ किया। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी इसके अफोरिज़म्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।